नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 अक्टूबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के क्वेश्चन पर चर्चा शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। हमारे द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और आपको ध्यान में रखना है कि यह टेस्ट 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, वह इस टेस्ट को दे सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इस टेस्ट को देने के लिए आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है और सुबह 11 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेना है। तो जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट को देना चाहते हैं, वह अपना रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे से पहले कर लेंगे। यह टेस्ट 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से कंडक्ट किया जाएगा। आइए अब आज के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय शंघाई में है। आप सभी को पता होगा कि AIIB का जो मुख्यालय है वह बीजिंग में है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसने अपना परिचालन शुरू किया। तो यहाँ पर यह कथन भी गलत है। यहाँ पर जो ईयर है वो 2009 है, जबकि आप सभी को पता होगा कि AIIB ने जनवरी 2016 से अपना काम करना शुरू किया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको यह ध्यान में रखना है कि AIIB में जो सबसे बड़ा शेयरधारक है वह चीन है और उसके बाद भारत का स्थान आता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर सिर्फ तीसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, इंडिया सीक्स वैक्सीन लोन फ्रॉम ADB एंड AIB। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और यहां पर कहा गया है कि कोविड-19 के वैक्सीन को खरीदने के लिए भारत के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक और AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लिया जाएगा। और इसी न्यूज में यहां पर आपको बताया गया है कि ADB में US और जापान बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं, जबकि अगर हम AIIB की बात करें तो यहां पर चाइना और इंडिया दो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल को गैर सरकारी मुवक्किलों का पक्ष रखने की अनुमति है। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया निजी प्रैक्टिस कर सकता है, उसी तरीके से सॉलिसिटर जनरल को भी निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति है, बशर्ते कि यहां पर जो दूसरा पक्ष है वह राज्य ना हो। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल का वेतन संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से सॉलिसिटर जनरल का वेतन भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के वेतन तय नहीं किए गए हैं। तो आप आसानी से इन बातों को याद रख सकते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको नोट के रूप में दे दी हैं, आप जरूर इसे नोट कर लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा की गई है, जिसको आधार बना करके इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, चीन विश्व में
एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों की तुलना करें तो यहाँ पर कहा गया है कि चीन के द्वारा 2020 में 37.08 मिलियन टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया था, जो कि वैश्विक एल्युमिनियम उत्पादन का 57% के बराबर है। और इस कारण से चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश भी बन गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है बॉक्साइट एल्यूमिना उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में बॉक्साइट पाया जाता है, तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन पूरी तरीके से सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है एल्युमिनियम सेक्टर टेक्स कोल सप्लाई इशू टू पीएमओ। तो आप सभी जानते हैं कि भारत भी एल्युमिनियम उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, और यहाँ पर जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे देश में कोयला संकट उत्पन्न हुआ है, उसका असर अब इस सेक्टर पर भी दिखने लगा है। और यहाँ पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर से ये अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द कोयले की जो सप्लाई है वह सुचारू करें, ताकि इस इंडस्ट्री के लोगों को लॉस ना हो पाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना NABFID के कर्मचारियों के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती। अगर हम नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक एक्ट मार्च में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, और यहाँ पर कहा गया है कि इसका संचालन एक निदेशक मंडल के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर जो निदेशक मंडल होगा उसमें RBI के परामर्श से केंद्र सरकार एक अध्यक्ष नियुक्त करेगा, और इसके अलावा यहाँ पर एक प्रबंध निदेशक और उसकी सहायता के लिए 3 उप प्रबंध निदेशक होंगे। इसके अलावा और भी निदेशकों की यहाँ पर बातें कही गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में केंद्र सरकार और अन्य कर्मचारियों के मामले में प्रबंध निदेशक के पूर्व मंजूरी के बिना इसके कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू नहीं की जा सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी चर्चा यहाँ पर कथन 1 में की गई है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी। अगर हम इसके अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बोर्ड के सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित निकाय प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो गठित निकाय है वह प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक के उम्मीदवारों का सिफारिश किया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका शीर्षक है KB कामत अपॉइंटेड एज NABFID चेयरमैन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि KB कामत को सरकार के द्वारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कभी कभी समाचारों में रहने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो यहाँ पर पहला कथन तो पूरी तरीके से सही है।
आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एजेंडा 21 को रियो दी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन, जो कि 1992 में आयोजित किया गया था, वहां पर 178 देशों के द्वारा अपनाया गया था। तो यहां पर जो ईयर है वह 1992 है और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर पहला कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस संस्थान के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है MFI मस्ट स्टॉप चेजिंग प्रॉफिट एट क्लाइंट एक्सपेंस। अगर हम MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस संस्थान की बात करें तो ये ऐसी वित्तीय कंपनियां हैं जो उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इनके द्वारा किया जाता है। और अगर हम इन संस्थानों के लक्ष्य की बात करें तो इनका लक्ष्य होता है समुदायों के विकास में सहायता करना, समाज के निम्न वर्गों को सहायता प्रदान करने वाले संसाधनों में सहायता करना, और यहाँ पर इस संबंध में इनके द्वारा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्हें छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं जिससे कि वे अपना आय सृजन करने के लिए उद्योग स्थापित कर सकें, जो कि काफी छोटे होते हैं। इसके अलावा जो वंचित लोग हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी यहाँ पर लोन दिया जाता है। ग्रामीण लोगों को सरल कौशल में प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना ताकि वे अपना आय सृजन करने के लिए कोई व्यवसाय स्थापित कर सकें, इसको लेकर के MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये MFI क्या होते हैं और उनका जो लक्ष्य है वह क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।